नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। आज कल हमने जेस्टर तक पढ़ा था और वोल्केनो पढ़े थे, वोल्केनो के टाइप हॉट स्प्रिंग के बारे में आपसे बताया था। आज हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट की। यहाँ से आज की शुरुआत होती है। कॉन्टिनेंट यानी कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप। तो महाद्वीप के ड्रिफ्ट की थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दे दी। ड्रिफ्ट मतलब कॉन्टिनेंट एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। पूरा का पूरा महाद्वीप, अटलांटिक महाद्वीप हो गया, एशिया, अफ्रीका से भी चलते रहते हैं। तो ये थ्योरी दी थी 1912 में। किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कि पूरे पूरे कॉन्टिनेंट चलते रहते ट्रू हैं। और जब पहले के समय था, जब दुनिया नहीं बनी थी या अर्थ थी, तो सबसे पहले कॉन्टिनेंट एक ही होता। आज के समय 7 महान कॉन्टिनेंट हैं। पहले एक ही कॉन्टिनेंट होता था जिसका नाम था पेंगिया। और दूसरा एक ही वाटर बॉडी थी जिसका नाम था पेंथालासा। जैसे कि एक ये धरती मान लीजिए, इतनी सारी ज़मीन थी, इसे पेंगिया बोला गया। और बाकी धरती पर पूरा वाटर था जिसे पेंथालासा बोला गया। उसके बाद क्या होता है, कुछ घटनाओं के बाद ये पार्ट टूट जाते हैं। यानी अर्थ है जो पेंगिया दो भाग में टूट जाता है। एक बन जाता है ऊपरला यूरेशिया और नीचे वाला बन जाता है गोंडवाना लैंड, और बाकी थी वाटर बॉडी। ठीक है। अब गोंडवाना लैंड से ही टूट करके हमारा इंडिया आया है और एशिया के साथ अटैच हुआ है। बाद में और ज़्यादा टूट गए। ठीक बात है, आपको पता होना चाहिए। बस मैन थ्योरी याद है, अल्फ्रेड वेगनर 1912 में कॉन्टिनेंट थ्योरी दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रीजन क्या थे कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट होने की। कॉन्टिनेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, क्यों जाता है, क्या कारण है? एक सबसे बड़ा कारण मिला है इसका टाइडल फोर्स, दूसरा पोलर फिलिंग फोर्स। बाय अल्फ्रेड वेगनर ने ही दिया था। टाइडल फोर्स कहते थे जैसे कि समुद्र के अंदर टाइड आती है चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो वो टाइड क्या होगी, इन कॉन्टिनेंट को ही, ये समुद्र की लहरें कॉन्टिनेंट को ही सरका सकती हैं। जो बिल्कुल बेतुकी बात है कि समुद्र की लहरें इतने बड़े कॉन्टिनेंट को कैसे सरका सकती है, तो सही नहीं है। दूसरा पोलर फीलिंग फोर्स, ये कहता है कि जो कॉन्टिनेंट है पोलर की तरफ मूव करते जा रहे हैं, पोलर इक्वेटर से टूट के पोलर की तरफ मूवमेंट हो रही है, तो ये भी गलत है। तो मेन जो रीज़न दिया था, एक्चुअल रीज़न जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होने का, वो दिया था आर्थर होल्मर ने 1930 के अंदर। 1930 में आर्थर होल्मर एक्चुअल रीज़न देते हैं कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट होने का। यानी कि बताते हैं कि कॉन्टिनेंट एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे गया था, किसके कारण गया था, ये सब बताते हैं। ये कैसे बताते हैं? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। ये कहते हैं कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होता है टेक्टोनिक प्लेट की वजह से। यानी कि समुद्र की प्लेटिंग, समुद्र के अंदर टेक्टोनिक प्लेट है और जिसके नीचे है मैग्मा। मेंटल के अंदर क्या है? मैग्मा है। ड्राइवन बाय कन्वेंशन सेल मैग्मा। मैग्मा है जैसे कि मेंटल है, अर्थ की मेंटल बहुत सारा मैग्मा है। मैग्मा के अंदर ऐसे चैम्बर हैं जैसे कि ये देखा, यानी कि नीचे से मैग्मा निकलता है, ऊपर से फिर नीचे जाता है, नीचे से मैग्मा उठता है, ऊपर से जाता है। ऐसे सेल बने हुए हैं और यही सेल ऊपर के कॉन्टिनेंट को भी सरका देते हैं। इसी का जो कॉन्टिनेंट बढ़ेगा उसको सरका देंगे, इसी कारण वोल्केनो आएंगे ऊपर। यानी कि मैग्मा के अंदर एस्ट्रोस्फीयर के से भी नीचे मैग्मा के अंदर कन्वेंशन सेल बनी हुई हैं, जिस सेलों के अंदर लावा चलता रहता है, वही लावा ऊपर के जो कॉन्टिनेंट है इनको भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। तो यही मेन रीजन है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। ठीक है, आप कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। मैरीना ट्रेंच आपने पढ़ा होगा, पैसिफिक ओशियंस के अंदर सबसे गहराई पर 11 किलोमीटर समुद्र के नीचे एक ऐसी ट्रेंच है। मैंने समुद्र का प्लेन होता है, ऐसे प्लेन के नीचे भी, जैसे समुद्र के, हमारे धरती के ऊपर पहाड़ है, समुद्र के नीचे पहाड़ है, नीचे खाई है बड़ी बड़ी, इन खाइयों को बोला जाता है ट्रेंच। तो दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच है 11 किलोमीटर। जैसे माउंटेन एवरेस्ट की लंबाई आपको पता होगा 8 किलोमीटर तक है, लेकिन 8,000 मीटर तो 8 किलोमीटर, ये 11 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरी हैं, वो भी समुद्र के तल से नीचे, जिसे बोलते हैं मैरीना ट्रेंच। ठीक है। इसी मैरीना ट्रेंच के अंदर और सारे पॉइंट हो गए, सबसे डीप पॉइंट था उसे बोला गया है चैलेंजर डी। उसे क्या बोला गया? चैलेंजर डी। बस आपको ये याद करना है। तो उसके बाद बात करेंगे सी फ्लोर स्प्लिटिंग थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि समुंदर का सरफेस कैसे स्प्लिट होती रहती है, समुंदर की सरफेस कैसे एक जगह से दूसरी जगह से जाती रहती है। समुंदर की सरफेस सी फ्लोर स्प्लिटिंग, ये कहते हैं कॉन्टिनेंट ही स्प्लिट नहीं होते बल्कि सी फ्लोर भी स्प्लिट होता है। ये थ्योरी दी थी हेनरी एच हेस ने 1962। हेनरी एच हेस, सी फ्लोर थ्योरी।
अब रिलीफ फीचर की बात कर लेते हैं। समुद्र के अंदर, ओशियंस के अंदर कौन कौन से रिलीफ फीचर होते हैं। जैसे कि ये तो हमारा कॉन्टिनेंट है, इधर कॉन्टिनेंट के नीचे जैसे कि जाएंगे ये नीचे की तरफ थोड़ी थोड़ी गहराई मिलेगी, इसे कॉन्टिनेंट शैलो बोलेंगे। गहराई के बाद फिर एकदम से गहराई आएगी, इसे बोलेंगे कॉन्टिनेंट स्लोप। फिर स्लोप होने के बाद थोड़ा सा राइज होगा, इसे बोलेंगे कॉन्टिनेंटल राइज। क्योंकि जो कॉन्टिनेंट से टूट करके जो टुकड़े टकड़े होंगे यहाँ पर कॉन्टिनेंट राइज पर जमा होते जाएंगे, कॉन्टिनेंट राइज बने। राइज के बाद एक बहुत बड़ा प्लेन आएगा समुद्र के अंदर, उसे एब्सिसी प्लेन बोलते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे माउंटेन हैं, जिन माउंटेन की पीक होती है उसे एब्सी हिल बोलते हैं। और जो माउंटेन ऊपर से फ्लैट होते हैं उन माउंटेन बोलते हैं गोयोट। ये पानी के अंदर ही मौजूद होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, गोयोट। मैंने ऐसे बहुत सारे फीचर है। समुद्र के नीचे पहाड़ है, समुद्र के नीचे भी नदियाँ बहती हैं। अब सोचोगे समुद्र के नीचे नदियाँ कैसे बह सकती हैं, ये रियल है, ट्रू है। मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा आगे आएगा तो इतना है रिलीफ फीचर के बारे में। कोरल के बारे में बात करते हैं। ये धरती के पौधे होते हैं, वही समुद्र के पौधे होते हैं, जिन्हें बोला जाता है कोरल। कोरल रेन फॉरेस्ट ऑफ सी, समुद्र के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कोरल रिलेशनशिप क्या है। कोरल का रिलेशनशिप है जो एंथेला एलिगी थे। कोरल क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के बने होते हैं, CaCO3। जो समुद्री जीव है, कछुओं का कवच भी CaCO3 का होता है। हमारी हड्डी भी कैल्शियम से बनी होती है, तो इसका एक कवच होता है। ये उसी कवच के अंदर जैसे इस टाइप से होती है, जाड़ी सी बहुत सारी अपनी देखी हुई दारी सी, तो ये कोरल बोलते हैं, कोरल ब्लीच। ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये समुद्र के अंदर चीज़ों को मेंटेन करते रहते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और चीज़ों को मेंटेन करते हैं। समुद्री जीव इनके सहारे चलते रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं कोरल। सो कोरल के अंदर ही ये जो हड्डी टाइप के स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से, इनके अंदर छोटे छोटे एल्गी रहते हैं। उस एल्गी को बोलेंगे जो एंथेला एल्गी, ठीक बात है। सो ये CaCO3 को छोड़ते हैं। जो एंथेला एल्गी क्या है, पानी से कुछ जीवों को खाएगा और वहाँ से CaCO3 छोड़ देगा। पानी से नहीं, सूर्य का प्रकाश का यूज़ करता है, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके CaCO3 छोड़ देता है। कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करेगा, ऑक्सीजन में सूर्य की धूप का यूज़ करता है। तो ये प्रोड्यूस करते हैं खाना किसके लिए, समुद्री जीवों के लिए। तो बात है, तो दे रिक्वायर्ड सैलिन वाटर। इन्हें क्या चाहिए ग्रो होने के लिए, इन्हें कोरल को ग्रो होने के लिए चाहिए सैलिन वाटर, सैलिन नमकीन पानी चाहिए इनको, सनलाइट चाहिए, क्लियर वाटर होना चाहिए, वाटर साफ होना चाहिए और टेम्परेचर भी होना चाहिए। बस यहाँ पर ये बातें की गई। तो उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। कोरल के भी एक सबसे बड़ी रीफ है, जैसे कोरल आपने देखा होगा, लेकिन इस कोरल की भी एक सबसे बड़ी रीफ है, जो है सबसे बड़ी है ग्रेट बैरियर रीफ जिसे बोला गया। ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ग्रेट बैरियर रीफ। कोरल की भी रीफ है, ठीक बात है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कोरल ब्लीचिंग को क्या बोलेंगे, जब एल्गी जो है वो जो स्केलेटन का साथ छोड़ देता है तो वो केवल ये कैसे रख जाएगी, तो इसे कोरल ब्लीचिंग बोलेंगे। यानी अब कोरल ग्रो नहीं कर सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। कोरल ब्लीचिंग होने से एल्गी एक्सपेल हो जाता है। क्यों होती है कोरल ब्लीचिंग, अचानक से समुद्र का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अचानक से वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई समुद्र के अंदर। और कौन कौन से कारण हो सकते हैं कोरल ब्लीचिंग के, कोरल ब्लीचिंग के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। सनलाइट का नहीं पहुँचना, वाटर का पोल्यूटेड होना, तो इस वजह से समुद्र का जो इकोसिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए बस आज की वीडियो में दोस्तों इतने कराएंगे, हम ज़्यादा करवाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी आज का। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।